morning, students. In the last class, we have completed a topic, that is informalization of the Indian workforce, in which the structure of employment is in India is divided into two, that is formal and informal. Formal is also called the organized sector, and the informal is also called as the unorganized sector. Okay, so in this we have studied the formal or unorganized sector and informal or the unorganized sector. So let's see what is the basic difference between the formal sector and the informal sector. So formal sector, it is an organized sector which includes all the public sector enterprises and private enterprises which employ 10 or more than 10 workers. But in the informal sector, it is an unorganized sector which includes all the private sector enterprises which employ less than 10 workers. ओके, तो फॉर्मल सेक्टर में वो सारे, ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें वो सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इंक्लूड्स होते हैं. ऑल द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर इंक्लूडेड इन इट. एंड प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट इंटरप्राइजेज में भी वही इंटरप्राइजेज इसमें इंक्लूड होते हैं जिसमें 10 और मोर देन 10 वर्कर्स क्या हायर्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड. ठीक है, 10 और 10 से ज़्यादा ही हायर्ड वर्कर जो हैं वो उसमें एम्प्लॉय होते हैं, वो होता है फॉर्मल सेक्टर. बट इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इट इज़ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच इंक्लूड्स ऑल द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर. ठीक है, इसमें क्या होता है, वो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसमें वो इसमें सारे ही प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस आते हैं जिसमें एम्प्लॉई जो होते हैं लेस देन 10 वर्कर, मतलब जिसमें बस 10 वर्कर से कम ही क्या होते हैं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब 10 से लेस देन ही वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है. सो दीज ऑल आर दी कॉल्ड एज द वर्कर इन द इनफॉर्मल सेक्टर. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन दिस सेक्टर आर नोन एज फॉर्मल सेक्टर. ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं इस सेक्टर में उनको बोलते हैं फॉर्मल वर्कर्स, एंड एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन दिस सेक्टर आर नोन एज इनफॉर्मल वर्कर्स. ओके, और जो एम्प्लॉयज़ इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल वर्कर. नेक्स्ट वन इज़ द वर्कर आर इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. जो वर्कर्स हैं जो फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उन्हें सारी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती है, लाइक मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया, आपका ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया. बट इन द इनफॉर्मल सेक्टर द वर्कर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. जो भी वर्कर्स हैं उन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलता है. नेक्स्ट वन इज़ द वर्कर इन दिस सेक्टर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन. जो इस सेक्टर में वर्कर्स हैं वो ट्रेड यूनियन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. एज वेल एज दे हैव ऑल्सो दी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर. उनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर भी होती है. द वर्कर इन दिस सेक्टर कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन. और जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं वो सारे वर्कर क्या है, ट्रेड यूनियन को फॉर्म नहीं कर सकते. एज वेल एज दे हैव द वीक बार्गेनिंग पावर. उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो भी बहुत वीक होती है. नेक्स्ट वन इज 6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर में अकॉर्डिंग टू 2009-10 डेटा कि बस टोटल जो वर्कफोर्स है उसमें बस 6% ही जो हैं लोग फॉर्मल सेक्टर में क्या हैं, एंगेज्ड हैं और एम्प्लॉयड हैं. बट इन द इनफॉर्मल सेक्टर 94% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर. मतलब टोटल वर्कफोर्स के 94% ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं. ओके, तो ये क्या है, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर एंड द इनफॉर्मल सेक्टर. ओके, so in the last class we have also started the topic that is unemployment. So we know very well that is unemployment is a situation where all those people who are able to work and they are willing to work but they do not get any kind of work at the prevailing wage rate. ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे जो सारे वर्कर्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं वो दे आर एबल, मतलब वो एबल हैं काम करने को, एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क, और वो काम करना चाह भी रहे हैं
बट फेल टू फाइंड वर्क दैट अर्न्स देम अ लिविंग, ठीक है। बट वो क्या है, वो कोई भी जॉब पाने में क्या है, फेल हो जा रहे हैं, जिससे उनकी वो अपनी अर्निंग और लिविंग को वो कैरी ऑन कर सके। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि मैनी पीपल इन दी रूरल एरियाज डू नॉट गो आउट ऑफ सर्च फॉर दी जॉब बट स्टे होम व्हेन देयर इज़ नो वर्क, ठीक है। जो रूरल एरियाज़ में पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो रूरल एरिया में ही जॉब को सर्च करते हैं। अगर उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती है, वो क्या करते हैं, वहीं पे ही स्टे करते हैं, होम पे स्टे करते हैं, बिकॉज व्हेन देयर इज़ नो वर्क, कोई काम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं पे अर्बन एरियाज़ में जाके वर्क को सर्च आउट करें। सो देर आर अ वेराइटी ऑफ वेज बाई विच एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ आइडेंटिफाइड। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी है जिसके थ्रू जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो इकोनॉमिक्स है डिफाइन किया अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन हु इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन वन आवर इन अ हाफ अ डे, ठीक है। अनएम्प्लॉयड पर्सन वही होते हैं जो हु इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करने के दे आर नॉट एबल as well as of even 1 hour in a half day, मीन्स हाफ डे में अगर 12 आवर्स में वो 1 आवर भी क्या है, उन्हें कोई भी वर्क नहीं मिल रहा है। ओके, सो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, अनएम्प्लॉयड पर्सन। सो दस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क फेल टू गेट द जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो सिचुएशन है जहाँ पे क्या है, ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, वो एबल भी हैं एज वेल एज दे आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क बट फेल टू गेट द जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, बट उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट पे। ओके, सो नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इनवॉलेंट्री आइडलनेस ऑफ द इंडिविजुअल। अनएम्प्लॉयमेंट क्या मेजर करता है, इनवॉलेंट्री मीन्स ऐसे पर्सन जो अभी नहीं चाहते हुए भी वो क्या हैं, आइडल पड़े हुए, मतलब खाली हैं, उनके पास कोई भी काम करने को नहीं है। तो इसी के थ्रू हम वी कैन आइडेंटिफाई द अनएम्प्लॉयड पर्सन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स वेस्टेज ऑफ द वैल्यूएबल सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंट्री के वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं एज वेल एज वैल्यूएबल सर्विस हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो क्या हो रही हैं, वेस्ट हो रही। मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए तो किसी भी कंट्री के लिए ये डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट इसमें क्या है, जो भी सर्विसेज हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो क्या होती जा रही हैं, वेस्ट होती जा रही है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है। ओके, हु आर परमानेंटली इनकैपेबल एंड ऑल दोज हु मे नॉट बी विलिंग टू वर्क आर नॉट काउंटेड while measuring unemployment. Okay, so also person below 15 years of age and person above 60 years of age are not counted while measuring the size of the unemployment. तो जब बात आती है कि अनएम्प्लॉयड हम लोग किसको कहेंगे, तो अनएम्प्लॉयड हम उनको कहेंगे जो क्या हैं, द हु आर परमानेंटली इनकैपेबल। हम जानते हैं कि कोई भी वर्कर, कोई भी इंडिविजुअल क्या है, वो परमानेंटली इनकैपेबल है, मीन्स वो हैंडीकैप्ड है। तो अब अगर वो कोई वर्क नहीं करा तो हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कैपेबल है ही नहीं काम करने को, वो हैंडीकैप्ड है, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। तो क्या हम उसको बोलेंगे कि ये तो अनएम्प्लॉयड है, नहीं बोल सकते, क्योंकि उस कंडीशन में वो कैपेबल ही नहीं है कि वो काम कर पाए। एंड ऑल दोज हु मे नॉट विलिंग टू वर्क, और वो भी जो काम करना चाह ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट उन्हीं को कहेंगे अनएम्प्लॉयड कि जो काम करना चाह रहे हैं और दे आर एबल, और उन्हें काम मिल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में कि जिसको काम, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, वो काम करना ही नहीं चाह रहे, आर नॉट काउंटेड वाइल मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते टाइम हम लोग उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बस उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जो कैपेबल हैं करने को, एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू डू वर्क, ठीक है। वो कैपेबल भी हैं, वो काम करना चाह भी रहे हैं। तो वैसे ही पर्सन क्या होंगे, जब हम लोग मेजर करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट तो उनको टेकन करेंगे। अब कि वो कैपेबल ही नहीं है, मतलब वो हैंडीकैप्ड हैं, एज वेल एज दे आर नॉट वांट टू डू वर्क, दे आर नॉट विलिंग टू डू वर्क,
तो वी विल नॉट काउंटेड वाइल दी मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते टाइम हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ऑल्सो पर्सन बिलो द 15 ईयर्स ऑफ एज, अब जिसकी एज 15 ईयर्स के नीचे है, ओके, जो 14 ईयर्स और उसके नीचे है 13, 12, तो उनको, और जिनकी एज अबव 60 ईयर्स है, अबव 60 ईयर्स, तो उनको भी हम लोग क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। ठीक है, जब भी हम मेजर करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट तो उनको हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 15 ईयर्स के नीचे क्या होगा, वो एक चाइल्ड होगा, किड होगा, तो उसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे। अगर कोई 10 ईयर्स का बच्चा है उससे हम लोग कहेंगे कि ये तो अनएम्प्लॉयड है, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी वो क्या है, वो अभी बच्चा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम नहीं कह सकते। और जो 60 ईयर्स से अबव है, अब वो क्या हो गया, वो ओल्ड हो गया है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे, तो हम लोग उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो भी बिलो 15 ईयर्स एंड द अबव 60 ईयर्स, तो वाइल मेजरिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट वी कैन नॉट टेक देम। ओके, हम लोग उनको कैलकुलेट और उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम जान गए कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इस सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल आर एबल टू वर्क और विलिंग टू डू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। जो भी वेज रेट है उस पर उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा है। इसके थ्रू क्या हो रहा है कि जितनी भी सर्विसेज हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो क्या हो जा रही हैं, वेस्ट हो जा रही हैं। अगर हम प्रॉपरली एलोकेट करें इंडिविजुअल को, पीपल को, तो वो अगर वो काम करेंगे तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सर्विस लेंगे, तो ये क्या होगा, किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। बट उन्हें क्या है, जॉब ही नहीं मिल रही है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो तो वेस्ट हो जा रहे हैं। और हम जब कैलकुलेट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, तो कोई भी जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, परमानेंटली इनकैपेबल है और जो काम करना चाह ही नहीं रहा है, तो उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। एज वेल एज जो कोई भी 15 ईयर्स के नीचे है और अबव 60 ईयर्स है, तो उनको क्या करेंगे, कैलकुलेट करते टाइम नेशनल इनकम, उनको हम लोग इंक्लूड नहीं कर, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करते टाइम हम लोग उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स क्या हैं। सो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। सो 3 सोर्सेज ऑफ डेटा, मतलब 3 सोर्सेज डेटा के हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को कैटर कर सकते हैं। तो रिपोर्टेड ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो NSSO है, यही क्या करता है, ये मेजर करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा हुआ है। पॉवर्टी भी मेजर यही करता है, थ्रू NSSO के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन and the Directorate General of Employment and Training data of registration with employment exchanges. Though they provide different estimates of the unemployment, they do provide us with the attributes of the unemployed and the variety of the unemployment prevailing in the country. On the basis of the different estimates of the unemployment provided by the various sources of data, unemployment can be broadly classified into 3 categories. Okay? सो ये क्या कह रहा है कि जो रिपोर्ट है सेंसस ऑफ इंडिया, जो सेंसस होता है इंडिया में एवरी 10 ईयर्स पे, डिकेड में जो भी होता है, तो उसमें क्या है कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, की जो भी NSSO की रिपोर्ट है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे, एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ये लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो रहा है, कितने पीपल अनएम्प्लॉयड हैं, इनके डेटा को ये लोग क्या करते हैं, आपको शो करते हैं, कि बताते हैं कि रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, बताते हैं कि इतने लोग अभी कंट्री में अनएम्प्लॉयड है और उनकी ऐसी सिचुएशन है। दो दे प्रोवाइड डिफरेंट एस्टीमेट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या करते हैं, डिफरेंट वो प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड डिफरेंट एस्टीमेट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट एस्टीमेट्स की कितना डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का,
दे डू प्रोवाइड अस विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और वो ये भी बताते हैं कि उसका एट्रीब्यूट्स क्या है, मीन्स उसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं अनएम्प्लॉयड होने के। मतलब ठीक है, वो डेटा तो हमें बताते हैं कि अगर 10%, 20%, 30% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स भी बताते हैं। एट्रीब्यूट्स बताना मीन्स उसके फीचर्स भी बताना कि किस वजह से लोग क्या हैं अनएम्प्लॉयड हैं, एंड दी वैरायटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और किस टाइप के हैं, मतलब कैसे हैं और किस तरह से हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की हमारी कंट्री में किस किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट किया जा रहा है, उसके बारे में वो डेटा भी हमें प्रोवाइड करते हैं कि इतने % लोग क्या हैं हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय द वेरियस सोर्सेज ऑफ डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज जो डेटा के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ओके। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3, ओके। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज़ में फाइंड आउट होती हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो अर्बन एरियाज़ में होती हैं, एंड द अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो अदर टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को देन इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, फर्स्ट वन इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। तो अर्बन को 2 में डिवाइड किया, एजुकेटेड और इंडस्ट्रियल। और अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आता है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड दी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। तो अनएम्प्लॉयमेंट की आप देखिए डेटा भी प्रोवाइड कर रहा है कि कितने अनएम्प्लॉयड हैं, उसके फीचर्स भी बता रहा है कि ऐसे ऐसे अनएम्प्लॉयड होते हैं और कितने टाइप के होते हैं ये भी बता रहा है, ठीक है। ये सारा डेटा कौन करता है, NSSO के थ्रू ये पब्लिश किया जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में को हम लोगों ने 3 में डिवाइड किया, रूरल, अर्बन एंड दी अदर टाइप्स। रूरल में क्या हो गया, 2 टाइप के होते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आई थिंक एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर सोशल साइंस की व्हाट इज़ डिसगाइज्ड और दी सीजनल। तो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल में कौन कौन से हो गए, डिसगाइज्ड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अर्बन में क्या हो गया, एजुकेटेड और द इंडस्ट्रियल। और अदर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं आपके, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी अनएम्प्लॉयमेंट thoroughly, okay. So firstly we will start with the rural unemployment. So degree of unemployment is more pronounced in the rural area than in the urban area. Nearly 75% of the worker in rural areas are working in the primary sector. Working in this sector causes 2 types of unemployed, disguised और the seasonal, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की डिग्री है, मतलब कितने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फाउंड होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो नियरली 75% ऑफ द वर्कर इन द रूरल एरियाज़ आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। मतलब अप्रॉक्स आप समझ लो 75% जो रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है, जो वो वर्कर क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर रूरल एरिया में कुछ 100, मतलब अगर 100% लोग रह रहे हैं तो उसका 75% मीन, तो वो क्या हो गया, 75 लोग उसमें कितने हैं, प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। सो वर्किंग इन दिस सेक्टर कॉजेज 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस सेक्टर पे काम करने में 2 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दी सेकेंड वन इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। 2 टाइप्स के हो गए, रूरल के 2 होते हैं। बेसिकली रूरल में जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो अर्बन एरिया से ज़्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट 75% पीपल जो हैं रूरल एरियाज़ के जो वर्कर हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज हैं, और इसको 2 में डिवाइड किया जाता है, डिसगाइज्ड और दी सीजनल, ओके। नाउ डिस्कस व्हाट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी। सो डिसगाइज्ड इकोनॉमिक्स हैव डिस्क्राइब्ड most common type of unemployment prevailing in the Indian farms as disguised unemployment। जो इकोनॉमिक्स हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि मोस्ट
कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनाई देता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रिवेल करता है इंडियन फार्म्स में, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर में, इंडिया के जो फार्म्स हैं, फार्म एरिया में, लैंड में, वो क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बहुत कॉमनली यूज़ होता है, सुनाई देता है इन द इंडियन फार्म, वो क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट इज़ अ सिचुएशन when more than actually required number of workers are engaged in the work. If some of them are withdrawn from the job, the total output will remain unaffected. ये क्या होता है? सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा है इसका मतलब। ये वो सिचुएशन होती है कि जहाँ पे जितने नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट है, अगर 10 पीपल की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे कितने काम कर रहे हैं? 14 काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो 10 की ही है और काम कितने कर रहे हैं? 14 कर रहे हैं। अगर इसमें से 4 पीपल को विथड्रॉ कर दिया जाए, निकाल दिया जाए एग्रीकल्चर एरिया से, तो भी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे अगर 10 पीपल भी अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वीट की, तो उसकी जगह 14 लोग काम कर रहे हैं। अब अगर 4 पीपल को कहाँ से वहाँ से विड्रॉ कर दिया जाए, तो भी प्रोडक्शन 100 यूनिट ही हो रहा है, उसमें कोई भी अफेक्टेड वो नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? अब ये जो 4 लोग विथड्रॉ किए गए, तो ये क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि कोई भी अगर इतने 10-14 पीपल को अगर अपने में काम दे रहा है अपने फार्म पे, तो उसको क्या कर रहा है? कुछ वेजेस भी पेड करना पड़ रहा है। तो कोई जब 10 लोग से ही उसको काम हो जा रहा है, तो वो 14 लोग को कोई क्यों रखेगा? बट ऑब्वियस है कि कोई नहीं रखेगा, कि उसको जब लग रहा है कि अगर आउटपुट में चेंज हो रहा है, आउटपुट में भी 10 काम कर रहे थे तो 100 हो रहा था, आउटपुट अब 150 हो रहा है, तो वो 4 को एम्प्लॉय तो करेगा ही ना, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी तो ज़्यादा हो रहा है। बट अगर वो देख रहा है कि चाहे 10 हो चाहे 14 वर्कर काम करे मेरे फार्म पे, और जो मेरा आउटपुट है वो 100 ही हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा? उन 4 पीपल को वहाँ से विड्रॉ कर देगा, और जो टोटल आउटपुट है उसमें कोई भी वो क्या होगा? अनअफेक्टेड होगा। ओके, सो सी हियर द वन एग्जांपल इज गिवन। फॉर एग्जांपल, इफ ओनली 2 वर्कर आर नीडेड फॉर द 4 acres of land to carry various operation on this farm, and actually 5 workers are working, then 3 workers are counted under disguised unemployment। मतलब देखिए, 4 एकड़ लैंड है, उसमें क्या है? 2 वर्कर ही की ज़रूरत है। ठीक है, 4 एकड़ की लैंड है, उसमें 2 वर्कर की ज़रूरत है, बट उसमें काम कितने कर रहे हैं? 5 पीपल आर वर्किंग देयर। तो अगर ज़रूरत 2 पीपल की है, ओके, और जो वर्क कर रहे हैं वो 5 हैं, ठीक है, और नीड किसकी है? 5 पीपल की है, और इंगेज हैं, नीड है 2 पीपल की, और 5 पीपल क्या हैं वहाँ पे? इंगेज्ड हैं। तो अगर 3 वहाँ से विथड्रॉ कर दिया जाए, तो भी आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो 3 वर्कर हो गए, यही हो गए आपके डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल है ना, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही होता है डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब हिडन, सिंपल सा डिस्गाइज का मीनिंग होता है हिडन, जो छुपा हुआ है, जो दिखता नहीं है बट होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यही हो गया कि 2 वर्कर्स आर नीडेड ऑन द 4 acres ऑफ लैंड टू कैरी वेरियस ऑपरेशन ऑन दिस फार्म, एक्चुअली 5 वर्कर आर वर्किंग, देन 3 वर्कर्स आर काउंटेड अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो 3 क्या हो जाएंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में काउंटेड हो जाएंगे। ओके, सो इट is very common type of unemployment in rural area. It is more clear that the fact that there has been a sharp increase in the number of people working in the agriculture without any corresponding increase in the area under cultivation. Okay, ये क्या है? ये बहुत commonly unemployment found होता है रूरल एरिया में, बहुत ज़्यादा ही फाउंड होता है। तो it is more clear from the fact that there has been sharp increase in the number of people worker in the agriculture। ठीक है, ये बहुत क्लियरली एकदम शो होता है कि यहाँ पे जो वर्कर एग्रीकल्चर एरिया में है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द एरिया अंडर कल्टीवेशन। मतलब पीपल क्या है? वर्कर इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट जो एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन करना है वो लैंड, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। मतलब
कोई और काम नहीं कर रहा है, मतलब जहाँ पे उन वर्कर को काम करना है, पीपल तो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। पॉपुलेशन हमारी कंट्री की इतनी ज़्यादा है कि डे बाय डे लोग तो काम करने के लिए इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, बट जो एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन करना है, हार्वेस्टिंग करना है, वहाँ पे वो एरिया क्या हो रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड होता है। दस व्हेन ऑल दोज who apparently seems working in a agriculture are not able to contribute individually to the total output would be counted in disguised unemployment, ठीक है। अब हम ये कहते हैं अगर अभी कोई 10% की ज़रूरत है, वहाँ पे काम 14 कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे ना कि हाँ ये भी एम्प्लॉयड है, बट वो क्या कर रहा है, वो टोटल आउटपुट में कुछ, वो 4 पीपल नीड तो 10 की है, वो 4 पीपल कोई भी आउटपुट में चेंजेस नहीं ला रहे हैं, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन आउटपुट में नहीं है, तो बस उन्हीं को हम क्या कह देंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो दस व्हेन ऑल दोज हु अपरेंटली सीम वर्किंग इन द एग्रीकल्चर, ये 4 पीपल भी क्या है, एग्रीकल्चर में वर्क करते हुए दिख रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली, वो इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं टू द टोटल आउटपुट में, टोटल आउटपुट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वुड बी काउंटेड इन द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उनको क्या करेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाएगा। सो a study conducted in the late 1950 stated that about 1/3 of the agriculture worker in India disguisedly unemployment. ओके, स्टडी जो हुई 1950s में, 1950s के बाद, उसमें ये कहा गया जो एग्रीकल्चरल वर्कर हैं, अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख हो गए या कितने भी एग्रीकल्चर में जो वर्क करें, उसका 1/3 लोग क्या हैं, उसके 1/3 पीपल क्या हैं, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। मतलब जितना भी टोटल एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, उनके 1/3 पीपल उसमें क्या हैं, डिस्गाइजली, मतलब वो दिख तो नहीं रहे हैं, बट दे आर अनएम्प्लॉयड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज द अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ unemployment prevailing in India. It occurs because agriculture is seasonal in nature. The farmer is unemployed in off season. On an average, a farmer in India remains unemployed for about 6 to 7 months in a year. If he grows just one crop in a year because he cannot prepare his land for any other crop in off season, he remain unemployed ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज़ द अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया. ठीक है, इस टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में प्रिवेल होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं. इट अकर्स बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ सीजनल इन नेचर. ये इसलिए होता है क्योंकि जो देखो ये रूरल एरियाज़ में हो रहा है. रूरल एरियाज़ में पीपल आर मोर इंगेज इन द फार्म एक्टिविटी में ही इंगेज होते हैं. और एग्रीकल्चर क्या होता है, वो सीजनल होता है. सीजनल मीन कि पूरे 12 मंथ्स में एग्रीकल्चर में काम नहीं होता है. बेसिकली उनके लिए जो बस वन क्रॉप को प्रोड्यूस करें. अब जो वन क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सब कुछ हो गया, उन्होंने उसको सो कर दिया, हार्वेस्ट कर दिया, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ उनके पास वर्क रहेगा. और बाकी जो उसके पास 5 और 6 मंथ बचते हैं उसके पास, उन लोगों के पास कोई भी काम नहीं रहेगा. ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, वो सीजनल अनएम्प्लॉयड, मतलब ऑफ सीज़न में उनके पास कोई भी काम नहीं रहेगा और सीजनल में वो काम करेंगे. तो द फार्मर इज़ अनएम्प्लॉयड इन ऑफ सीज़न. कोई भी फार्मर क्या है, अनएम्प्लॉयड होगा. ऑफ सीज़न में वो क्या होगा, अनएम्प्लॉयड होगा. ऑन एन एवरेज अ फार्मर इन इंडिया रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 6 to 7 मंथ्स. ठीक है, अगर इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि वो किस टाइप की क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है. अगर कोई ऐसा क्रॉप है जो 6 to 7 मंथ्स लग रहा है, या कोई ऐसा क्रॉप है जो बस 4 to 5 में ही पूरा प्रिपेयर हो जा रहा है, तैयार हो जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी हार्वेस्टिंग करके उसको सोल्ड आउट करके, और फिर उसके बाद उसके पास कोई भी काम नहीं है, तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो गए. ठीक है, इफ़ ही ग्रोज जस्ट वन क्रॉप इन अ ईयर, बस एक ही क्रॉप वो पूरे साल में क्या करता है, ग्रो करता है. एंड बिकॉज ही कैन नॉट प्रिपेयर हिज लैंड फॉर एनी अदर क्रॉप इन ऑफ सीज़न, और वो अपनी लैंड को किसी अनदर क्रॉप के लिए प्रिपेयर नहीं किया है. मतलब उसके पास हो सकता है कि उतने फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो, वो उतना एबल नहीं हो प्रोड्यूस करने में,
तो ऑफ सीज़न में क्या है, कोई भी क्रॉप को वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में वो क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा। सम ऑफ दीज माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़ टू फाइंड जॉब इन ऑफ सीज़न, इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अर्बन एरियाज़ में क्या करेंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, मतलब मूव कर जाएंगे ऑफ सीज़न में। मतलब 4 to 5 मंथ्स उन्होंने क्या किया, अपने फार्म एरिया में काम किया, और फिर बाकी के जो जितने मंथ्स बचे वो क्या करेगा, अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा जॉब को सर्च करने पे। इफ़ दे आर नॉट एबल टू पिक अ जॉब देयर, अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल परसिस्ट, कि अगर वो वहाँ अर्बन एरिया में जाके भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम क्या है, वो कंटिन्यू ही रहेगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन मैनी अदर सीजनल एक्टिविटीज़ टू, ठीक है। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो अदर एक्टिविटीज़ में भी क्या होती है, एग्जिस्ट होती है, लाइक ब्रिक मेकिंग, ब्रिक जो मेकिंग होता है ना, ईंटें बनाना, ये सब में। शुगर क्रशिंग, जो शुगर को क्रश करके उसे शुगर बनाना। आइसक्रीम मेकिंग, जैसे अब आइसक्रीम का क्या है, आइसक्रीम का ऑन सीज़न क्या हो गया, लोग समर में खाएंगे, विंटर में खाएंगे नहीं, तो उस टाइम में वो सारे वर्कर क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। वुलन प्रोसेसिंग जो स्वेटर्स का काम होता है, इसका काम क्या होगा, विंटर में काम होगा, समर में काम होगा नहीं, तो इस कंडीशन में वो लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा नहीं है कि फार्म एरियाज़ में ही होते हैं, ये लोग अदर एरियाज़ में भी क्या होते हैं, अदर सीजनल एक्टिविटीज़ में दे ऑल्सो फाउंड एज दी seasonal unemployment, like brick making, sugar crushing, ice cream making. So these all are the some example of the seasonal unemployment. Okay, so rural employment is of 2, that is disguised, rural, disguised, and the seasonal. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Thank you.